हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, होपफुली यू विल बी बेटर, और मैं भी अच्छा हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, और हम क्वेश्चन एंड डिस्कशन वाला पार्ट, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ बेटा कि हम ढेर सारे क्वेश्चन को, जब चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हम कराते हैं, और वो भी जो कहीं ना कहीं वो पूछे गए हैं पिछले 25-30 सालों में पूछे हुए नीट के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, इस तरह से। तो वो सारे क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं क्योंकि आप लोग होमवर्क के नाम पे कुछ करते हो नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सवाल नहीं लगाओगे, और बिना प्रैक्टिस के, बिना सवाल लगाए, बिना मेहनत किए आप कभी भी एग्ज़ाम में नहीं लगा सकते। इसलिए मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है बेटा। तो मैं, तरीका क्या है, नियम क्या है, रूल क्या है? रूल ये है कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ, समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, पर आप मेरी बात सुन के क्वेश्चन को समझेंगे, और उसके बाद मैं फिर ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देख के आप फिर आगे, मैं क्वेश्चन को आगे जब कंटिन्यू करूँगा तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर देंगे, पॉज करके फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके ऑप्शन में से आंसर मिलाइए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करिए और फिर देखिए कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता हूँ, और फाइनली एग्जैक्ट आंसर क्या है। उसके बाद ही आपको आइडिया लगेगा कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। ओके बच्चे, तो पिछले 2 वीडियो में हमने 10-15 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उन जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, जो नए हैं, वो ज़रूर पीछे के वीडियो देखें। और ये वाला पार्ट, क्वेश्चन एंड डिस्कशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो समझ लीजिए आपका बैकबोन है, क्योंकि पूरी थ्योरी, पूरा फार्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने के बाद भी अगर क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप नहीं करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ओके बच्चों, मेरा नाम है उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। ओके बच्चों, बढ़ते हैं उसी सिलसिले में आगे। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था उसके आगे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at points x0 y a z0 x0 y0 z0 and xa y0 z0 respectively. The magnitude and direction of electric dipole moment vector of the charge assembly are. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 3 चार्ज हैं। पहले आप समझ लो कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है बेटा, 3 चार्ज है एक्स वाई जेड, ठीक है, जेड वाई एक्स। तो एक जो है यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x0 y a z0। यहाँ पे प्लस q चार्ज है, यहाँ पे माइनस 2q चार्ज है, यहाँ पे क्या है, x y z, तीनों 0 0 0 है। मैं x y z क्यों लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, 0 0 0। और तीसरा चार्ज है यहाँ पे क्या है, a 0 0। ठीक, तो बेटा यहाँ पे प्लस q चार्ज है। अब ये पूछा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा उसका, ठीक है, ये आपको बताना है। अब क्या करोगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैंने बताया है कि 2 चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर रखे हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो उनके बीच एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। पी आपको पता है कैसे निकाल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये आपको पता है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि √2qa अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 एंड xa y a एंड z0। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, लाइन ज्वाइनिंग किसको किसको ज्वाइन कर रहा है, किस पॉइंट्स को, x बराबर 0, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट 0 2, मतलब जो लाइन जाएगी, लाइन कहाँ से, 0 0 0 से a और 0, ये 2 पॉइंट हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, जो लाइन जाएगी।
वो, और वैल्यू क्या है √2QA। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं कि QA along line joining 0 0 0 to A 0। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये QA हो जाएगा और लाइन कौन सी होगी? यही वाली, सेम। सी ऑप्शन में क्या है? √2QA along +x डायरेक्शन, √2QA along +x डायरेक्शन, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? √2QA along +y, √2QA along +y डायरेक्शन, ठीक है। देखो कितना अच्छा, कितना बढ़िया, कितना प्यारा सवाल है आपका। हमने क्या बताया है? अब आप क्या करोगे? यहीं पे वीडियो पॉज कर लोगे, पॉज करके फिर लगाना शुरू कर दोगे, लगा के आंसर को आप टिक कर दोगे, बता लोगे, दिमाग में रख लोगे कि यही आंसर है। उसके बाद वीडियो को प्ले करोगे, फिर मेरा क्वेश्चन देखोगे सॉल्व कैसे करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे देखो डाइपोल क्या है? डाइपोल 2 -q, एक सर्टेन डिस्टेंस पे +q रखा है, अगर ये डिस्टेंस है तो डाइपोल मोमेंट P क्या होता है? P एक वेक्टर क्वांटिटी है, Q एक चार्ज उसमें से लेंगे इंटू A। मैंने क्या बताया था? A को हम कई बार 2L लिख देते हैं, मतलब हाफ या 2A लिख देते हैं। तो आधे आधे की बात करनी हो तो उसको 2A मान सकते हो, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब अच्छा डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये मैं बता चुका हूँ, निगेटिव से पॉजिटिव। तो कहीं पे यार दो डाइपोल हो, एक P1 हो, एक P2 हो, ठीक है, P3 हो, कई डाइपोल बन रहे हैं, तो उनका सारा वो निकालना हुआ तो क्या करोगे? P1 + P2 + P3 नेट डाइपोल निकालोगे, तो ऐसे ही तो निकालोगे वेक्टर की तरह। अब देखो यहाँ पे एक ये है, तो यहाँ पे -q, 2 -q चार्ज है, -q, ठीक। तो ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये है A, इसका कोऑर्डिनेट है A, Z पे कोई है नहीं। तो फाइनली हम इसको देखें तो एक +q, एक -q, एक -q, एक +q, A है। तो बेटा दो डाइपोल बन रहे हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये। डायरेक्शन क्या हो? अब डाइपोल यहाँ पे P1 इधर वाले को अगर लिखें P1 या Px बोलें तो Px वाला क्या होगा? Q × A, ठीक। इसी तरह Py क्या होगा? Py Q × A, ठीक। ये I डायरेक्शन में होगा और ये Z डायरेक्शन में, ठीक। अगर हम ये लिख दिए, अगर यूनिट वेक्टर लिख दिए साथ में, तो इसका मतलब डायरेक्शन उसमें है, ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन किधर से किधर रहता है? माइनस से प्लस की ओर। तो एक वेक्टर ये हो गया P1 यानी Py, और एक वेक्टर ये हो गया Px। Z में तो कोई चार्ज है नहीं, तो दो वेक्टर हो गए, परपेंडिकुलरली हैं, तो इनको ऐड करना होगा। तो क्या करोगे? एक के हेड पे ये वाला ले जाके उस पर बैठा दो। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो लास्ट वाले के हेड को पहले वाले के टेल से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा P नेट क्या हुआ? P1 + P2, ये Px, ये Py, तो 90 एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा बेटा? तो रिजल्टेंट कोई पूछेगा, रिजल्टेंट मतलब उसकी वैल्यू, तो वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? √Px² + Py², ठीक है बेटा। वेक्टर में क्या करते हैं? दो वेक्टर है, A और B परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट क्या करोगे? A² + B² + 2AB cos थीटा, यहाँ भी करोगे Px² + Py² + 2Pxy cos 90, cos थीटा 90 हो जाएगा, दोनों के बीच 90, तो 90 तो 1 ही होगा, सॉरी 0 होगा, तो P1 P2 cos 90 0 हो जाएगा, तो खाली क्या आएगा? Px² + Py², क्या होगा? √2QA + 2QA, ठीक। 2QA क्यों यार? QA 2Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस A है, तो क्या हो गया? √2QA, यही तो हुआ, √2QA, ये वैल्यू हुआ। किधर से किधर डायरेक्शन है? डायरेक्शन किधर से किधर है? डायरेक्शन किधर से किधर है? यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0 0 0 0, x y z तीनों 0। यहाँ का कोई कोऑर्डिनेट बता सकता है क्या? y में डायरेक्शन देखें तो क्या है? x में देखें तो इतना दूर x है,
यानी ए होगा, वाई में देखें तो ए होगा, जेड में देखें तो जेड तो इधर की तरफ रहता है, बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ, तो इसका 0 होगा। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, √2qa। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, कोऑर्डिनेट 0 0 0 से कोऑर्डिनेट a 0 की तरफ। अभी इसमें कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? इस क्वेश्चन में, इस सवाल में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ें, सबको समझ में आता है, सब होशियार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट Q lies on the perpendicular bisector on an electric dipole of dipole moment P. If the distance of Q from the dipole is r much larger than the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी वजह से उसके बिसेक्टर पे -q + q, ठीक है, ये डिस्टेंस हुआ। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो मैं आपको बताया हूँ। क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ P/r³, ठीक है। अगर वहीं इधर पूछते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया बिसेक्टर पे, ठीक है, और एक्सिस पे अगर वहीं निकालते हैं तो क्या उसके लिए क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। यहाँ पे इसका डबल होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होता है, डबल होता है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बताया था। ये तो हो गया परपेंडिकुलर हो या उसके एक्सिस पे हो। अगर किसी एंगल थीटा पे होगा तब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ √1 + 3 cos² थीटा। वही फार्मूला आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो किसके प्रोपोर्शनल है, E किसके प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू P एंड r⁻³ ठीक। यही नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, इसमें कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। A square surface of side L meter is in the plane of paper as placed in uniform electric field of E, acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure. Then the electric flux linked to the surface in units of volt। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। ये पेपर है L साइड का, ठीक है, स्क्वायर सरफेस है L मीटर का प्लेन, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है सेम प्लेन में है, जैसे ये यहाँ पे चिपकाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है, लेकिन खाली डायरेक्शन क्या है, इसके प्लेन से मतलब एक तरह से हम देखें तो एक एंगल थीटा बन रहा है, मतलब ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक, सेम प्लेन में है। एल साइज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन थीटा एंगल पे। क्या मैंने बताया, स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोथ आर इन सेम प्लेन, ठीक, सेम प्लेन में है, बट एंगल दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ऑप्शन में बता दूं आपको, EL² cos थीटा, EL² sin थीटा 0, EL² cos थीटा, EL² sin थीटा D 0। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो, जो इसको एक बार में सॉल्व कर लेगा उसको उसके कमेंट
अगर वो कमेंट करेगा तो उसके कमेंट को हम सार्वजनिक करेंगे नाम लेकर। चलो, तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, जब इसको लिखोगे डॉट हटाओगे तो ई ए कॉस थीटा। डी ए मतलब छोटा एरिया हुआ तो छोटा फ्लक्स हुआ, टोटल फ्लक्स निकालना हुआ तो टोटल एरिया निकालोगे। एक तरह से उसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, जितने एरिया का निकालना पड़ेगा। तो ई ए कॉस थीटा। ई भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, ई भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ठीक। तो दोनों वेक्टर हैं तो दोनों के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है। एंगल अगर 0 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। एंगल अगर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। अब क्या है बेटा, अब देखो एरिया वेक्टर, जो वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया एरिया वेक्टर कैसे होता है। एरिया वेक्टर जो भी सरफेस रहेगा उसके परपेंडिकुलरली ही रहता है, परपेंडिकुलरली। अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का इसका एरिया वेक्टर लोगे, एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक। जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा, ठीक है, अगर 0 हुआ तब तो 1 आएगा और 90 हुआ तो 0 आएगा, ठीक। अब देखना है कि इन दोनों के बीच का एंगल, तो प्लेन, अब वही मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो होना है, ये बच्चों आप समझ लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, एरिया का डायरेक्शन भी ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये पेपर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, पेपर है, मैंने ऐसे रखा आपकी तरफ, इसका ए का डायरेक्शन जो होगा ये होगा आपकी तरफ, ठीक है, ऐसे ऐसे ये एरिया होगा। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लो लगा दूं जो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक, ये ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? एरिया का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तो 90 हो गया, 90, और cos 90 क्या हो गया? 0। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। यार इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रही हैं और ऐसे रख दिए हो, इसको कोई क्रॉस कर रहा है क्या? इसको कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पर उसको डायरेक्ट क्रॉस करनी चाहिए, आर पार, एक साइड से घुसे दूसरे साइड से निकले, छल्ली कर दे उसको, जैसे, तब वहाँ पे फ्लक्स होगा, ठीक है। फ्लक्स वहाँ पे होगा जहाँ पे लाइन उसको क्रॉस करते, आर पार कर दे, आर पार कर दे, एक साइड से घुसे दूसरे साइड। अब ऐसे में कहाँ घुसेगी? इतना पतला, इसमें तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो क्या करोगे? इसको ऐसे कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये होगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, तो दोनों के बीच अब एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। इसका प्लेन अगर देखें, इसका प्लेन क्या हुआ? इसका प्लेन ये हुआ, इसका प्लेन आपकी तरफ, हमारे से आपकी तरफ, ये सरफेस जो रखा है इसका प्लेन किधर जा रहा है? मेरे से आपकी तरफ, ये प्लेन हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन क्या हुआ? ये हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हुआ, इसका ये हुआ। तो दोनों प्लेन जब परपेंडिकुलर होंगे तभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर दोनों सेम प्लेन में रहें, अब ऐसे इसका प्लेन ये है ऐसे, अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका, तो इसका प्लेन ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ये हुआ, तो दोनों का प्लेन सेम हुआ, एक ही प्लेन में है, यानी दोनों पैरेलल में हैं, ठीक। तो ये ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे मैं घुमा दूँ, ऐसे मान लो इसका प्लेन ये हुआ, इसका प्लेन सपोज दैट ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल में ऐसे जाए तो भी दोनों के बीच कोई क्रॉस नहीं हो रहा है, ये इधर से उधर चला जा रहा है, इसका भी प्लेन तो सेम प्लेन में है, तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे रहे चाहे थीटा करके ऐसे घुमा दें, लेकिन प्लेन तो वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे जाने के बजाय अब ऐसे जा रहा है, तिरछे जा रहा है, लेकिन प्लेन तो सेम है ना। तो ये चीज़ आप दिमाग में भर लो, क्या है? इफ E and surface lie in same plane, ये दोनों सेम प्लेन में हैं, तो उस टाइम पे एंगल क्या होगा? E थीटा क्या होगा? E एंड A के बीच थीटा क्या होगा? थीटा जो है 90 हो जाएगा, एंगल बिटवीन E एंड A 90 हो जाएगा।
बेटा ये इस प्लेन में है, ठीक है, या आपकी तरफ ये इस प्लेन में है, ये भी इस प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, लेकिन एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर तो इधर जा रहा है परपेंडिकुलरली, एरिया इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया 90। सेम प्लेन में है तो एंगल क्या होगा 90 होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। अगर परपेंडिकुलर प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन में है, तब क्या होगा, तब क्या होगा बेटा, तब एंगल क्या होगा, E एंड A के बीच एंगल क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा 0 होगा, और फ्लक्स उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रहो कि अगर सेम प्लेन में है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाई ऑलवेज 0, ऑलवेज। ठीक, जरूरी नहीं है कि एरिया भी पर एरिया और एंगल उसके बीच एंगल 0 हो। मेन क्या देखना है, अगर प्लेन देखना है तो आप प्लेन देखो, किस प्लेन में दोनों है इलेक्ट्रिक फील्ड, और या आप देखो तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखो। ठीक, तो सेम प्लेन अगर आ गया तो क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हुआ 0। ठीक, फ्लक्स पे सवाल बहुत पूछता है तो ध्यान में रहे। इलेक्ट्रिक, ठीक, an electric dipole is placed in at an angle of 30 with electric field intensity 2 into 10 to power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बता चुका हूँ, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्लस जो भी है, टेढ़ा कुछ करके रख दो, प्लस क्यू, ए डिस्टेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना दिया है बेटा, 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 10 टू पावर 5, और डाइपोल एक थीटा एंगल पे तिरछा करके रखा हुआ है। ठीक, तो थीटा बराबर कितना दिया है 30। अब इस पे क्या लगता है, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क कितना लगता है 4 न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ, डाइपोल का लेंथ ए बराबर दिया है कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये नीट 2018 है, नीट 16। ठीक, इतना है, तो क्या बताना है, चार्ज कितना होगा, ऑप्शन बता दें, ऑप्शन देख लो, 8 माइक्रोकूलम्ब, 2 माइक्रोकूलम्ब, 5 7, 8 2 माइक्रोकूलम्ब। एम सी 5 एम से 7 माइक्रो, 5 एम से और डी 7 माइक्रोकूलम्ब। चल, वीडियो को पॉज करो और इसको लगाना शुरू कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखे हैं, डाइपोल के बारे में मैंने बताया है कि हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो डाइपोल में 2 ही चीज़ आपको पढ़नी है, एक तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कहीं पे क्या होता है, इसके लिए मैंने एकदम सॉलिड फार्मूला बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंगल पे डाइपोल से निकालना हो तो आप निकाल लोगे। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल के बारे में बस इतना ही। और दूसरा क्या पढ़ना है डाइपोल के बारे में, डाइपोल को उठा के अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। एक तो उस पर फोर्स लग सकता है, फोर्स तो लगेगा ही। दूसरा क्या हो सकता है, फोर्स की वजह से एक टॉर्क डेवलप हो। तीसरा क्या हो सकता है, उसको घुमाओगे किसी एंगल से एंगल तो वर्क डन होगा। और क्या हो सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, टाउ इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको क्या लिखते हैं, P क्रॉस E, P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लिखोगे, PE साइन थीटा, यही तो लिखोगे, P और E के बीच का वेक्टर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पी जो है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, ये पी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच का एंगल साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू, अब पी क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू ए, एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो टॉर्क कितना दिया है, अब वैल्यू रख दो, 4 है, टॉर्क 4 है, पी की जगह क्या लिखोगे, क्यू ए ई साइन थीटा। क्यू हमें निकालना है, क्यू, ठीक है। ए कितना लिखोगे, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है तो इसको हम बदल देंगे, मीटर में करोगे 10 की पावर माइनस 100 से भाग दे दोगे, तो 100 से भाग मतलब 10 की पावर माइनस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 टू पावर 5 साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है 30, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। तो देखो 1/2 से 2 गया तो क्या हो जाएगा 1/2, इधर वाला 4 है तो इधर के 4 को खा जाएगा, तो क्या इधर 1 आया, इधर क्या है क्यू इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक, ठीक है बेटा। ठीक, क्या क्या बचा यार, कैलकुलेशन में पी ई, पी कितना दिया है बाबा, पी की जगह पे हम लिख देंगे क्यू ए, तो क्यू हमें नहीं पता, ए कितना दिया है ए 2 सेंटीमीटर, ये 4 में लिख दिया क्या बेटा, 4 की जगह 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक। तो इधर तो 4 है ही, इधर 4 है उधर 2 है, तो ये देखो ये 2 से 2 कट गया, ये कितना हुआ, और ये 2 है, तो पावर वाले को भी निपटा लें, तो 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर 5, तो नेट क्या आया 10 की पावर 3 और 2, 1 2 से 2 कट चुका था, 1 2 बचा हुआ है, इधर कितना है 4 है, तो क्यू बराबर अगर करोगे तो 4 बटे ये दोनों आगे नीचे हो जाएंगे, 2 गुणे 10 की पावर 3, तो 2 से 2 गया तो क्या आया 2, और ये ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, ये कुलाम हुआ, इतना क्या हुआ कुलाम, चार्ज जो आएगा एसआई यूनिट में वो कुलाम होगा। अब इसको तुम अगर मिली कुलाम में बदलना है तो एक कुलाम में 1000 से गुणा कर दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 मिली कुलाम, 2 मिली कुलाम, ठीक है बेटा। तो ये आंसर हो गया, कोई डाउट। A dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field, then the torque acting on it is given by, फार्मूला पूछा है, टॉर्क क्या होगा P क्रॉस E, बस P क्रॉस E हो गया फार्मूला खत्म। नेक्स्ट, a spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10 to power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere? ठीक है, स्फीयर है, कंडक्टर है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उस पर चार्ज रखा हुआ है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 कुलाम का। अब बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर दूर हो, सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है। ई की 1/4πε0 का वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। ये नीट 2020 का सवाल है यार। स्फीयर है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, चार्ज कोई मान लो क्यू रखा हुआ है, चार्ज की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 10 टू पावर -7 कुलाम, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर एक पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये क्यू बराबर दिया है 1/4πε0 की वैल्यू दिया है 9 इंटू 10 टू पावर -9। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा, ये एक पॉइंट चार्ज हुआ, अगर रेडियस इसके सरफेस पे हो या उससे बाहर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, बस। तो ये सिंपल सा है। अब कोई पूछेगा आपको सॉल्व करना है तो आंसर इसका क्या होगा बेटा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे तो आंसर कितना आना चाहिए मैं बता दूँ कि 1.28 इंटू 10 टू पावर 5,
1.28 इंटू 10 टू पावर 5, 1.28 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन, ठीक है, पर कूलम। आएगा क्या इतना, करके देख लो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू कितना है जी, 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करोगे 15 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर कर लो। अब इसको स्क्वायर कर लो, 15 इंटू 15 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक। अब करो, सॉल्व करो, इतने में कितने लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाएगी कि कैसे सॉल्व होगा। अरे करो, 3 से करो, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, ये भी 3 ले जाओ तो ये भी 5 हो गया, ठीक है बेटा। तो 5 और 5 25 हो गया, ठीक है, ये हट गया। 3.2 नीचे 10 पावर -4 10 पावर -7, अगर माइनस ये करें तो क्या हो गया, 10 पावर -2 बचा ऊपर, 3.2 ये पॉइंट भी हटा दें तो क्या हो जाए 32 इंटू 10 की पावर -3, और नीचे कितना आया 25, 25 से डिवाइड दो, 32 में 25 से भाग दो तो 25 1 का 25, 32 में से 25 निकला तो कितना 7 आया, 7 का 1 0 ले जाओगे 70, 25 दूना 50 जाएगा, 25 यहाँ 75, 3 तो नहीं जाएगा तो 50 आया, अभी 20 आया, तो 1 0 और बढ़ा दें तो 25 अट्ठे 200, ठीक है बेटा। ये आया इंटू 10 टू पावर -3। मैं क्या आंसर क्या बताया, क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस में नहीं आना चाहिए भाई, क्यू की वैल्यू क्या दिया है -7। ओए 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 ओए, ये भी तो है बेटा बाबा, 10 की पावर 9 भी तो है, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -3, ठीक है, ठीक। तो 10 की पावर 9 तो 1.28 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 में से 3 चला गया तो 6, 10 के पावर 6 आया, तो क्या हो गया 1.28 इंटू 10 पावर 6, ठीक। ठीक है, टेन के पावर 6, ओके। एक्चुअली ये ज़ेरॉक्स मैं प्रिंट निकाला हूँ ना, तो प्रिंट में थोड़ा सा क्या है कि वो इसका ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं, वो विजुअल नहीं है। इसको कैलकुलेट करके देख लोगे तो ये आएगा आपका 1.28 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। फिर से एक बार देख लो क्या हुआ, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 3.2, ठीक, इंटू 10 टू पावर -7, ओके, 15 इंटू 15 10 टू पावर -4, तो यहाँ से यहाँ गया तो 3 आया, 10 टू पावर 3, और ये वाला पॉइंट किए तो 4 आया, -4, 10 टू पावर -4। अब -4 ये है और 10 टू पावर 9 ये तो बचा ही है 9, तो 4 में से 9 तो यार 10 टू पावर जो है 3 और 4 और 9, तो ये 5 आएगा, कितना आएगा 10 टू पावर 5, तो आंसर क्या हो गया 1.28 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। ये सब बेटा कैलकुलेशन इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करोगे ना तो गलतियाँ हो जाती हैं, मतलब फार्मूला भी पता है, वैल्यूज भी सब दिया है, लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं, तो प्रैक्टिस, इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखो बहुत जल्दबाजी में किया मैं भी, गलत निकल गया, गलत का मतलब ये 10 पावर 9 छूट रहा था, तो आपको क्या है यही आपको प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि अब मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं रह गई जितनी आज से 15 साल पहले थी, तो कैलकुलेशन इसलिए मैं करूं या ना करूं लेकिन आप ज़रूर करिए, मैं छोड़ दूं लेकिन आप मत छोड़िए, क्योंकि आपको करना है, कंप्लीट करना है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The electric field at the center of the ring is due to the charge
on the part A, K, B of the ring is E. The electric field at the center due to charge on the part A, C, D, B of the ring is. देखो बेटा पहले समझ लो, एक रिंग है, इस पे जो भी चार्ज रखे हैं Q चार्ज है, कितना चार्ज है? प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। अब इसके पॉइंट ले लिए हैं A, B, C, D, A, B, C, D। ठीक है, जाहिर सी बात है ये रिंग है। क्या है? ये रिंग है, रिंग। और रेडियस क्या है? रेडियस इसका क्या है? R इसका रेडियस है। जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये तो आपको पता ही है। अब क्या पूछा है? बोल रहा है कि एट द सेंटर, ये सेंटर है ना, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के क्या है भाई? के कौन सा पॉइंट है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ए के बी। अच्छा, ए के एक पॉइंट यहाँ पे के दे दिए हैं, ए के बी, ए के बी। तो इतने की वजह से, इतने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए के बी की वजह से सेंटर पे कितना है? ई है। ठीक, अब क्या बताना है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ए सी डी बी। अब पूछ रहे हैं कि इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी सेंटर पे कितना होगा? ऑप्शन में आपको बता दूं, ई एलॉन्ग केओ, एक बता रहे हैं कि ई होगा और कितना किधर होगा? एलॉन्ग केओ बी, ये ओ है सेंटर। बी में बता रहे हैं 3 ओके, 3E एलॉन्ग ओके। सी में बता रहे हैं 3KO, 3 एलॉन्ग KO। डी में बता रहे हैं E एलॉन्ग ओके, E एलॉन्ग ओके। चलो वीडियो को पॉज करो और इसको लगाना शुरू कर दो। वीडियो को पॉज करो और इसको लगाना शुरू कर दो। ठीक, ठीक है बेटा। तो आपको मैं रुकूंगा नहीं, मैं लगाना चालू रखूंगा। मैंने आपको बताया था कोई रिंग चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे नहीं, किसी दूरी पे, सेंटर पे नहीं, किसी दूरी पे, किसी एक्स डिस्टेंस, एक्सिस पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा था मैंने? E बराबर के क्यू एक्स बाई, ये इसका रेडियस है। ठीक है, क्या हो जाता था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। ठीक, ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेंटर पे, अब रिंग के एक्सिस पे नहीं बोल रहा है, सेंटर पे रिंग है, उसके सेंटर पे अगर बोले कोई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि x बराबर 0। फार्मूले में x बराबर 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे, पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो सेंटर पे 0 होगा। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है बेटा, तो हम अगर ऐसे देखें, ध्यान से देखें, तो 4 सेगमेंट हुआ, ये और ये। ठीक है, तो 4 सेगमेंट की वजह से एक सेगमेंट ये हुआ, इसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता, ऐसे, सपोज दैट। ठीक, तो इसकी वजह से इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता? इधर जाता, उतना ही। ठीक है, वही हाल इसकी वजह से अगर इधर आता तो इसकी वजह से उधर जाता, तभी तो 0 होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इसकी वजह से दिया है, इसकी वजह से दिया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ठीक है, अच्छा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड खाली डायरेक्शन का चक्कर है, तो हमें
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितना दिया है, ई दिया है, और डायरेक्शन क्या है, ए के बी, ए के बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ई दिया है। प्लस चार्ज है तो जाहिर सी बात है जो भी इनका नेट वो रहेगा डायरेक्शन, ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। बाकी तीनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से इधर जाएगा, ठीक। अब हम एक को हटा देते हैं, अब हम ऐसे करते हैं, अब क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं। अब तीन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से मान लो इधर आया, इसकी वजह से इधर आया, इसकी तो ये भी ई रहेगा, ये भी ई रहेगा, तो ये वाला एक चौथाई इस एक चौथाई को बैलेंस कर लेगा। अब ये वाला एक चौथाई जो बचा इसकी वजह से ये होता, इसको बैलेंस कौन करेगा, ये वाला, ये इसका जो ये बता रहे हैं खाली किसकी वजह से बताना है, ए सी डी बी, ए सी डी बी की वजह से, ए सी डी बी की वजह से, तो अगर डी बी की वजह से देखेंगे तो इधर आएगा, ए सी की वजह से देखेंगे तो इधर जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर लेगा, ठीक। सी डी की वजह से देखेंगे तो इधर जाएगा, यही बचा अकेलौता। अगर ये भी पूरा कर देते तो इसको कौन कैंसिल करता, जो ए बी वाला था, ये वाला इसको इधर कैंसिल कर देता। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा यही होगा। तो किधर से जाएगा, ओ से किधर की तरफ, के की तरफ, ओ से के की तरफ। इसकी वजह से जो है वो प्लस चार्ज है तो वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा। और इधर वाले की वजह से आपको निकालना है, क्योंकि ये तो इसको कैंसिल कर दिया, तो इधर वाले की वजह से जो आएगा इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही होगा, लेकिन किधर होगा, ओ से के की तरफ, ओ से के की तरफ। किधर होगा, ओ से के की तरफ। समझ गए बेटा, ओ से के की तरफ होगा, ठीक। कोई डाउट है इसमें, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, नहीं। चलो अब आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन एज। सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस आर दिया है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दिया है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रेडियस आर नहीं, ए दिया है, ए दिया है। अब क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओ। ऑप्शन दे दूं मैं आपको, 2 लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, लैम्डा पाई बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और डी लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, जो क्यू होगा डिवाइडेड बाय ये लंबाई, ये लंबाई, तो ये हाफ सरकमफ्रेंस है। पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर मतलब रेडियस, ठीक है। यहाँ से हम क्यू बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा पाई ए, ठीक, लैम्डा पाई ए। इसका मैंने आपको बताया था, फार्मूला आपको याद नहीं होगा। फार्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे, सपोज इतना पार्ट है, यहाँ मान लो छोटा सा ये होता, छोटा सा मान लो क्यू होता, डी क्यू, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, ये तो रेडियस आर है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जाएगा
ऐसे जाएगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू डी, मान लो छोटा चार्ज है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा डी, तो के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू बाई ए स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, अब यार ये देखो अगर और इधर भी अगर ऐसे छोटा चार्ज होता तो इसकी वजह से भी ये डी आएगा, ठीक, इधर वाले छोटे चार्ज की वजह से। तो एक तरह से देखें हम तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके दो कंपोनेंट अगर यहाँ से हम देखें, ये एंगल अगर थीटा हो, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा हो, ये एंगल थीटा हो, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये डी ई कॉस थीटा और एक इधर डी ई साइन थीटा। इस वाले का भी देखोगे तो डी ई कॉस थीटा और इधर डी ई साइन थीटा। तो डी साइन थीटा एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो ये इसको कैंसिल कर लेगा। तो यानी कि इतने आधे के पार्ट की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतने वाले पार्ट की वजह से और इतने वाले पार्ट की वजह से, तो इन दोनों की वजह से तो जो उधर की तरफ जा रहा है वो क्या हो जा रहा है 2 DE cos थीटा, ठीक, 2 DE cos थीटा। तो मतलब जो भी है तो आधे हाफ की वजह से क्या होगा DE cos थीटा होगा। आधे हाफ की वजह से अगर हम निकाल लें तो यहाँ पे टोटल जो होगा आधे हाफ की वजह इसकी वजह से DE, तो 2 DE cos थीटा। तो एक जो है हम निकाल लेंगे एक पार्ट की वजह से यहाँ से यहाँ, तो उसकी वजह से हम निकाल लेंगे। अब सपोज दैट इस पे DQ चार्ज है, ठीक है, DQ चार्ज है और उसकी लंबाई उतने का छोटा लंबाई जो होगा वो DL होगा, DQ चार्ज और DQ DL। तो हमें अगर ये निकालना हुआ तो चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा क्या है। अब अगर हमें चार्ज निकालना, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमें DL लेंथ में कितना चार्ज है यानी DQ निकालना हुआ तो क्या करोगे बेटा, DL इंटू लैम्डा, ये करोगे, ठीक, DL इंटू लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू जितना लेंथ है, तो ये DQ निकल गया, ठीक, ये DQ की बात हम कर रहे हैं अभी। अब अच्छा DL मतलब ये छोटा डिस्टेंस है, छोटा ये A है, ये D थीटा है, तो ये DL हुआ। तो हम अगर इसकी बात करें DL, तो DL की जगह पे क्या होता है, कोण ये D थीटा, ये इज इक्वल टू ये होता है DL बाई आर्क बटे रेडियस। तो DL की जगह पे क्या लिख सकते हो, D थीटा इंटू A, ये लिख सकते हैं। तो DL की जगह पे हम क्या लिख दें, D थीटा इंटू A इंटू लैम्डा। तो ये क्या आ गया, DQ आ गया, DQ, ठीक। तो DQ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस छोटू की वजह से, छोटू चार्ज की वजह से, तो क्या हो जाएगा K DQ की जगह पर ये लिख दोगे D, ठीक है, D थीटा A एंड लैम्डा बाई A स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक चीज़ तो ये है कि एक A से एक कट जाएगा, तो इसको अब देखो जो कांस्टेंट है जो बदल नहीं रहा है, तो K नहीं बदल रहा है, लैम्डा नहीं बदल रहा है, बाई A हुआ इंटू D थीटा, ये हुआ D इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक हाफ पार्ट की वजह से, इतने की वजह से, एक पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट क्या होगा, एक पार्ट की वजह से DE cos थीटा होगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ D, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा वो क्या होगा DE cos थीटा। तो DE की जगह पे ये लिखेंगे, साथ में cos थीटा है, तो क्या लिख दें, K लैम्डा बाई A इंटू, ठीक है, cos थीटा, ये अभी D थीटा बचा है, इंटू D थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, ठीक। तो क्या लिखें हम, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ये DE निकाल रहे हैं, तो क्या हुआ K लैम्डा बाय A cos थीटा इंटू D थीटा, ठीक है। अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक छोटे चार्ज वाले की तरह से है।
अब अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाफ पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, और तो क्या अब निकलेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इतने की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए तो है ही, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक, अब इसको कहाँ से कहाँ तक लोगे, थीटा बराबर मान लो ये तो डी थीटा हम लिए थे, डी थीटा छोटा सा, थीटा 0 से यहाँ तक 90 है, तो 0 से 90 लोगे। ठीक, तो क्या लिखोगे के लैम्डा बाई ए, एक बार साइन 90 माइनस साइन 0, तो साइन 0 तो 0 ही होता है, तो क्या आ जाएगा फाइनली, और साइन 90 1 होता है, तो के लैम्डा बाई ए। ठीक, ये हुआ एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पार्ट की वजह से। दोनों इधर वाले का भी हाफ मिलाओगे तो 2 टाइम्स हो जाता है, 2d cos थीटा, तो हाफ वाले की वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल हाफ रिंग जो है, हाफ रिंग, तो क्या हो जाएगा 2e जो उधर से निकला है, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई ए। ठीक, अब k की वैल्यू, k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख दो 2k लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a। ठीक, k की जगह हमने क्या रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 2 से 2 चला गया, तो फाइनली क्या आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, ये आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। समझ गया। तो ये अगर आपको याद नहीं है तो इसको आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अब नीट वाले जो बच्चे हैं उनकी तो हवा टाइट हो गई होगी। अच्छा, ये है कब का 2000 का। अच्छा, 2000 में आया था, उस टाइम पे ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था या सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था, तब का सवाल है। तो ये है कि हाफ रिंग की वजह से अगर कई बार गलती से अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है ये आया है 2 टाइम्स होता है, तो ये आप याद भी रख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, ये हाफ रिंग है। ठीक, हाफ रिंग, सेंटर पे पूछे तो क्या 2k लैम्डा बाई ए, ये याद रखना बेटा, याद रहेगा तो खट से मार दोगे। अब क्या है इसमें k की जगह खाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो ये आ जाए। तो कुछ बच्चे जो चालाक होते हैं या जिनका दिमाग बहुत शार्प होता है तो उनको अगर ये याद होता तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत न होती, उनका काम बन जाता। तो इतना तामझाम या तो भैया आप याद रखो, जो चीज़ देखो एक बार थ्योरी, मैं ये थ्योरी में कवर किया हूँ, ये पार्ट आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ पे अगर आपको याद होता तो आप यहाँ भी खट से कर लेते। याद अगर नहीं है तो फिर इतना झमेला उठाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, मान लो वही मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। छोटा सा अगर चार्ज होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता। ठीक है, अब ये ऐसे जा रहा है, मान लो किसी एंगल थीटा पे ये होता, ठीक है, थीटा पे होता यार, तो इसके 2 कंपोनेंट, एक डी कॉस थीटा इधर होता है, एक डी साइन थीटा। इसी तरह से इस हाफ की वजह से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाता, तो उसके भी 2 कंपोनेंट, एक डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे दोनों हाफ की इसके और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता वो 2d कॉस थीटा, एक की वजह से जितना आएगा उसका डबल हो जाएगा। हम एक की वजह से जो आएगा वो पहले निकाल लें। तो एक की वजह से जो आएगा, मान लो छोटा चार्ज है तो उसकी वजह से क्या आएगा k dq बाई ए स्क्वायर, चार्ज और वहाँ से जो डिस्टेंस है k तो अपना कांस्टेंट है 1/4 पाई, इतना पता है। अब डी क्यू को हमको निकालना है, डी क्यू को। ठीक, अब डी क्यू को कैसे निकालेंगे, तो डी क्यू के लिए मान लो ये लेंथ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। तो यहाँ का छोटा सा लेंथ है डी एल, तो डी एल भर में कितना चार्ज होता, तो डी क्यू इंटू डी एल, ये पर यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है। डेंसिटी का मतलब, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट चार्ज में इतना, पर यूनिट लेंथ में ये चार्ज है तो इतना लेंथ में कितना होगा, तो इतना इंटू ये हो गया। ठीक, और अब लेंथ, क्योंकि डीएल भी तो दिया है नहीं, डीएल तो हम माने हैं, तो डीएल को भी हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया है, कहीं भी एंगल जो होता है, एंगल, रेडियस और ये आर्क दिया है, ये डीएल, यहाँ से डीएल की जगह पे हम
एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, DL बाई ए, और DL हमको हटाना है तो DL हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू डी थीटा। तो DL की जगह पे क्या लिख दोगे, ए डी थीटा इंटू ए, और ये तो है डी थीटा लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है। ये खाली यहाँ पे यहाँ पे ये जो है इतने चार्ज डी क्यू की बात हो रही है, अब डी थीटा के फॉर्म में लाएंगे तो वो जो है अब डी क्यू की जगह पे, ठीक है, डी क्यू की जगह असल में क्यू और थीटा एक ही जैसा लग रहा है इसलिए आप थोड़ा ये, ठीक, ये डी क्यू है और ये डी थीटा है, तो डी क्यू की जगह पे क्या हम फार्मूले में रख देंगे, ये रख देंगे डी थीटा इंटू ले, तो ये रख दिए, अब डी थीटा आया, अब ये अभी डी थीटा यहाँ से इंटीग्रेट नहीं होगा तो क्या था, नेट क्या था, एक की वजह से डी कॉस थीटा आता है, तो ई डी निकल गया आपका इतना डी, अब उसमें कॉस थीटा कर दोगे तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा की साइन थीटा हो गया, और वो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक जीरो, और एक का निकल गया, एक पार्ट का निकल गया जो आया के लैम्डा बाई ए आया। अब दोनों की वजह से नेट यहाँ जो निकालना होगा 2 टाइम्स हो जाता था, उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 के लैम्डा बाई ए आया। अब के की वैल्यू आप रख दो, अगर के फॉर्म में ऑप्शन होता तो के फॉर्म निकाल लेते, के फॉर्म होता तो 2 के लैम्डा बाई ए होता, ठीक है, और के हटा दिया है के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट खाली आएगा, ठीक, और लैम्डा तो है। तो इस तरह से इंटीग्रेट, तो कहीं भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वो रहेगा तो इंटीग्रेशन वाली बात आएगी तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि वो इंटीग्रेट हो, ठीक है, थीटा है तो थीटा इंटू डी थीटा कुछ इस तरह का, एल हो तो एल इंटू डी एल, कुछ इस तरह का आपको वहाँ पे लाना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेंदी था। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, क्या करें, टाइम भी हो गया है। ओके बेटा, अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा एक्सीड कर गया है। क्वेश्चन, कई क्वेश्चन थे, कुछ लेंथी क्वेश्चन थे, कुछ थोड़ा बहुत उसमें टाइम लग जाता है, बट आपको टाइम नहीं लगाना है। फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन दोबारा तिबारा जो रिपीटर्स हैं या इस तरह के बच्चे हैं तो उनको इन सब सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी ढेर सारे और बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे, और वो सब ऐसे सवाल हैं कि इन्हीं में से इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन अगले पेपर में आएगा। ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कंटिन्यू करेंगे।